बंद है, मज़ीद बना के सबमिट करवा दीजिएगा, पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई कुछ, बाकी आप पता है सब ठीक चल रहा है, सर्दी बहुत हो गई है। अहमद भाई कह रहे हैं AC की शिकायत नहीं हो, कुछ वहाँ पर बैठी हुई हमारी बहन है तो AC का वो उड़ा के कर रही थी, शायद एडजस्टमेंट हो जाएगी, बल्कि शायद अगर एडमिन से उनकी तरफ से खिड़की के रूप में पड़ जा रहा है ताकि उन्हें मजीद ठंडी हवा। दोबारा एक बंदा जो पीछे बैठा हुआ है खाली देख के बता सकते हो बाहर से लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इतनी जोर से आवाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है? बैठ जाए सब सलाम का जवाब दो। अच्छा, एक और चीज़, अभी तक हमने फंक्शनैलिटी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हम UI कर रहे थे। बात अमीन भाई की अगर आप लोगों ने सुनी होगी या कोई अनाउंसमेंट सर्कुलेट हुआ हो, वो ये कि अब जो नेक्स्ट हैकाथॉन होगा वो फंक्शनैलिटी बेस्ड हो। अब एक चीज़ अच्छी है कि मेरे जहन में भी यही था कि हम UI पे ज़्यादा फोकस करें। UI बहुत हद तक कवर कर ली है, ऐसे ही है या कुछ करना रह गया? अच्छा, वैसे कोई चैलेंज बताएगा उसको, मिसाल के तौर पर टाइम फ्रेम अपार्ट, डिज़ाइन एस्पेक्ट से रिलेटेड क्या चैलेंज था ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाए। कोई बताएगा जैसा काम करते हुए इस तरीके का मसला आ रहा है? हाँ बताओ। पोजीशंस का मसला है सर। फिफ्थ वाला मेरा था, उसमें ये मसला आ रहा था कि रिस्पॉन्सिव और जो डेस्कटॉप साइड थी वो टोटली चेंज थी, क्योंकि मैंने जब बनाया तो मैंने देखा कि डेस्कटॉप साइड में जो हेडर था हमारा बिल्कुल नीचे था, लेकिन जब हम उस पर आते हैं तो उस पर हमारा हेडर ऊपर था और जो बाकी चीज़ें नीचे थी। इस तरह हमें बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि एक ही कोड पे दोनों चीज़ें देखना तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमने कर लिया। तो यस सर। दिखाओगे? यस सर। दिखा दो। लेकिन अगर भाई ने कर लिया हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी करा हो तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद बना लिया। ये क्या बात है, धीरे धीरे मिल जाएगा तो वही तो रिजॉल्व करने का, तो डेवलपर की बात करो तो देखो। अच्छा, एक दोस्त तुमने जो बताया था पोजीशन से रिलेटेड, थोड़ा सा मज़ीद डिटेल करो, प्लीज करो। ऐसे क्या होगा, कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? लैपटॉप नहीं हुआ तो लिखा बताओ। टीचिंग असिस्टेंट यानी जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को। कौन कहता है? ठीक है। और ये वन हज़ार के एक बार अच्छा सही यार, एक मसला है और हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। जो हमें टीचिंग असिस्टेंट अलॉट हुआ है वो उसमें से एक शख्स काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है, सही है।
जो फीमेल टी है वो ज़्यादातर प्रोफेशनल है, तो उनकी अपनी ड्यूटीज़ वगैरह है, उस वजह से वो ज़्यादातर एब्सेंट हो जाती है। अब उसका आप लोग हल बताएं, जैसे ये लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, आपका जो मसला है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? क्या देखिए, सीनियर स्टूडेंट भी बना दूंगा, उसका मसला नहीं है, लेकिन क्या मसला सीनियर स्टूडेंट से हल हो जाए आप लोगों को लगता है? वो मैं कैसे बताऊँ, ये तो कुछ नहीं। या तो ऐसे कर लेते हैं, 15 मिनट क्लास के अंदर रखते हैं ब्रेक का, इसमें आप सवाल पूछें, ताकि फिर आपका ये ना हो कि आप पीछे असिस्टेंट रह जाए, थोड़ा सा पूछ लें। जिस तरीके से ये लोग क्लास के बाद भी थोड़ी देर रख के आप पीछे होकर पूछ लेते हैं, उस तरीके से आप क्लास के दौरान पूछें, उससे फिर ये थोड़ा सा सही हो जाए, ये बेहतर है, ठीक है या नहीं? जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक शायद क्लासेस ही खत्म हो जाए, ठीक हो गया। पेपर में देख लिया हमने, क्लासेस गिनते हैं और पढ़ते हैं बाद में, पढ़ना जरूरी है, हो जाएगा, जनवरी तक तो चलेगी गाड़ी माफी है। अच्छा, फिर अब जो है प्रोफेशनलिटी की बात करेंगे, ये कौन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस कोर्स का जो स्कोप था एपीआई रिलेटेड नहीं था, ठीक है? हमने गेट वगैरह सीख ली कि डेटा फैच कैसे करना है, स्कोप बंद करना है। स्कोप यहाँ पे है, जो नेक्स्ट जो हमें टारगेट यूज़ करना है, ये सॉरी टारगेट यूज़ नहीं करना, जो हमारा नेक्स्ट एम है, ये जो इस कोर्स का पार्ट है, बेसिकली वो ये है कि यार अब फंक्शनैलिटी सीखनी है। फंक्शनैलिटी जब सीखनी है तो उसमें हमें डेटा स्टोर करना नहीं करना, ठीक है? डेटा स्टोर करने के लिए हम कोर डेटाबेस यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा उनकी आ गई होगी कि हेडलेस सीएमएस यूज़ करेंगे जिसका नाम है सैनिटी, ठीक है? ये बात किस किस को पता है? ठीक हो गया, जिसको नहीं पता कोई मसला नहीं। अब ये सैनिटी जो है वो यूज़ होगी आपकी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन के लिए और बाकी सारी चीज़ों में। आज हम इनिशियली एम करेंगे कि यार इसको सेटअप कैसे करना है, थोड़ा बहुत देखेंगे कि होती क्या है, और फिर इस पर डिटेल में काम करेंगे, ठीक है? इनिशियली आज की क्लास उसी में निकल जाएंगे कि यार सैनिटी को देखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, उससे देख लेंगे अगर डेटा फैच करने तक हम पहुँच गए, वरना वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे चंद चीज़ें पूछी, उसमें दो चीज़ कुछ चीज़ें ये थी कि फंक्शनैलिटी बेसिकली है क्या। दूसरी चीज़ ये पूछी कि सर नेस्टेड राउट्स यानी किसी डायनामिक राउट्स कैसे बना दें, कि मिसाल के तौर पे कोई अभी आपने ई कॉमर्स का जैसे डिज़ाइन बनाया है, उसमें वहाँ पे लिखा होता है डायनामिक राउट्स यूज़ करें, ठीक है? डायनामिक राउट्स का मतलब ये है कि जैसे एक प्रोडक्ट का कार्ड बनाओ, जब आपने उस पर क्लिक किया तो उसकी डिटेल आ गई, लेकिन अब मिसाल के तौर पे डेटा डायनामिकली पैकेज से आ रहा है, 50 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो 50 पेजेस तो नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि वो डायनामिकली एक कंपोनेंट होगा जो कि डेटा फैच करेगा बेस्ड ऑन राउट पैरामीटर या बेस्ड ऑन आईडी, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा? उसकी एग्जांपल मैंने हैकाथॉन से पहले बनानी थी, लेकिन जिस दिन हैकाथॉन था उस दिन क्लास ऑफ हो गई, फिर वो जो है समझा नहीं सका। दूसरा मसला ये कि हैकाथॉन के पास सर अमीन ने कहा कि आप उस तरफ नहीं जाना, यानी जो एपीआईज वगैरह लिख रहे थे उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, फैच कर लिया, अब सैनिटी की तरफ जाए। तो अब हम सैनिटी कंटिन्यू करते हैं, सैनिटी के अंदर देख लेंगे क्या वो डेटा डिटेल में फैच कैसे है, सही? अब समझते हैं, देखिए हेडलेस सीएमएस क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यार हम यहाँ पर हेडलेस सीएमएस क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम कोर बैकएंड यूज़ क्यों नहीं कर रहे, ठीक है? पहले मुझे ये बताएं कि हेडलेस सीएमएस या सीएमएस किस किस को पता है क्या होता है? जी बताएं। ठीक है, मुझे ये बताएं आपने सीएमएस बनाया तो अपनी सिक्योरिटी में क्यों किया, सही किया ना? आप सब लेंगे थोड़ा, ठीक है? आपने बनाया है ना, मैंने आपको देखा नहीं है, मुझे याद नहीं है कौन सा प्रोजेक्ट है मैंने आपको बनाया, सैनिटी यूज़ नहीं किया, चलिए किसी ने सैनिटी यूज़ किया नहीं किया, तो अब बढ़िया, ठीक है? सीएमएस की डेफिनेशन कोई और बताया?
बता दो यार, कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, जितना आता है बताओ दोस्तों, बताओ क्यों अभी घबरा रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं भी पूरी नहीं हुआ, सीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, इतना तो बता ही सकते हैं। तो इसमें एक खालिस छोटी मोटी डेफिनेशन बनाने में क्या ही मुश्किल है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता है सीएमएस। अब सीएमएस अगर आपको थोड़ा बहुत आपने सुना हो, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस क्या है? CMS क्या चीज? सीएमएस है। तो फिर सीएमएस कोड क्या है? ये भी क्लास है ना आईडी बता दो ये ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझना, सीएमएस के अंदर भी डेटा जा रहा है, कंटेंट जा रहा है, ठीक है, अपनी जगह पे कंटेंट मिलेगा, डेटाबेस के अंदर भी कंटेंट है, चलिए दोनों में कंटेंट है, लेकिन सीएमएस की ज़रूरत क्यों पड़ी डेटाबेस यूज़ करने की? और डेटाबेस किस ज़रूरत को पूरा कर रहा है जो सीएमएस पूरा नहीं कर रहा? इसको थोड़ा सा देखते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर उसी को हम जो है ना डेवलप करते हैं। ये सेरेटी का व्यू है, अब देखते हैं इसमें हो क्या है। ये प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा है, जिसकी कर्सर है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अभी हम इसको करेंगे। इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने प्लस का आइकन क्लिक किया, इससे क्या किया कि इसके साइड पर फॉर्म खोल दिया, ठीक है, फॉर्म के अंदर जाऊँगा, वीडियो टाइटल, वीडियो डिस्क्रिप्शन और वीडियो थंबनेल है लास्ट ऑप्शन, यहाँ गया, मैंने क्लिक किया, अपलोड किया, सेव हो गया, ठीक है, ये है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक। अब डेटाबेस अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इसमें नजर आ रहा है? ये डेटाबेस का व्यू है, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक नेम का कॉलम है, कैटेगरी है, सेटिंग्स है और डिस्क्रिप्शन। अब मिसाल के तौर पर समझते हैं थोड़ा सा, एक कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर एक मार्केटिंग टीम है, ठीक है, और एक डेवलपमेंट टीम है। मार्केटिंग टीम मिसाल के तौर पर उन्होंने एक मीडिया ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि करता ये है कि आप जब कंटेंट आप डालते हैं डेटाबेस में, थोड़ी देर के समझते हैं, वो कंटेंट ऑटोमेटिकली जाता है उनकी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट क्रिएट करने, ठीक है। कंटेंट बनाना किसका काम है? डेवलपमेंट टीम का है, मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग टीम, ठीक है, मार्केटिंग टीम अपने हिसाब से कंटेंट बनाएगी, इमेजेस निकालेगी, चूज करेगी और काम करेगी। अब वो कंटेंट जो है ना पाइपलाइन में डालना है ताकि वो ऑटोमेटिकली जाके सोशल अकाउंट्स पे पोस्ट हो जाए। अब ये एक इंटरफेस है जो कि डेटाबेस का इंटरफेस है। मैं मार्केटिंग टीम को जाके कहूँगा यार ये इंटरफेस है, इस पर जाके पोस्ट क्रिएट करो अपने हिसाब से जो बनाना है, और फिर जाके वो सोशल मीडिया पर चला जाए, ठीक है। मार्केटिंग टीम आई, सबसे पहले तो मसला ये है कि ये इंटरफेस इतना आसान नहीं है,
इसको समझो, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्म के स्ट्रक्चर में नहीं है, इसमें बनाने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बटन क्लिक करना पड़ेगा, ऐड होगा, उसमें वो सीक्वेंशियल आईडी जनरेट करेगा, बहुत सारी इसमें टेक्निक कहते हैं। हो सकता है मार्केटिंग टीम जाके, मिसाल के तौर पर डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं, मार्केटिंग टीम जो है उसने क्या किया, आपका कोर यूजर का टेबल था उसे गलती से उड़ा दिया, ठीक है, वो उनकी काम कर रही था, उन्हें नहीं पता वो उड़ा दिया, ठीक है। तो मसला ये है कि वो कंटेंट, ठीक है, जिसका एक्सेस हमें उन लोगों को देना है जिनका बेसिकली डायरेक्टली टेक्निकल उससे काम नहीं है, लेकिन उन्हें कंटेंट ऐड करना है। एक जगह वो है जहाँ पे हम CMS यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज वो, एक मरतबा सोशल मीडिया का पोस्ट बन गया, बहुत ही मुश्किल है कि उसे वापस एडिट या अपडेट करने की जरूरत हो, ऐसा है। इन केस अगर गलती हो गई तो है, वरना क्योंकि एक मरतबा जो चीज चली गई वो चली गई। इसका मतलब है कि उसमें अपडेट कंटिन्यूस नहीं हो, ठीक है। तो वो जैसे कंटेंट एक मरतबा डेटाबेस में स्टोर हो गया, उसको अपडेट करने की नीड नहीं है। उस केस में भी हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, ऐसा डेटा जहाँ पे रिलेशन दूसरी एंटिटीज के साथ ज्यादा ना हो, मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया का जो पोस्ट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होंगी, टाइटल होगा पोस्ट का, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, इमेज होगी, क्रिएशन डेट होगी और खत्म। मिसाल के तौर पे एक अगर मैं लगा दूँ तो क्रिएटिव बात, मार्केटिंग टीम के अंदर अगर 10 बंदे हैं तो जिस बंदे ने डाला है वो पोस्ट उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि अगर ये इन्वेंट्री का डेटा है, इन्वेंट्री का डेटा को समझते हैं कि उसमें एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मल्टीपल एंटिटी से लेंगे, उस प्रोडक्ट का साइज होगा, उस प्रोडक्ट की कोई टाइप होगी, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी, उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी, हर चीज जो है वो किसी मुख्तलिफ टेबल से लिंक होगी। तो एक एंटिटी जो कि प्रोडक्ट है इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उसका लिंक मल्टीपल जगह हो सकता है, ऐसा है। जहाँ मल्टीपल जगह पे हो सकता है वहाँ पे फिर हम ये रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं, वहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज नहीं करते, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमें समझी, ऐसे यूजर को एक्सेस देना है जो कि नॉन टेक्निकल हो और जिसे कंटेंट मैनेज करना हो, वहाँ पे हम CMS यूज कर रहे होते हैं। ऐसी जगह CMS यूज करते हैं जहाँ पे कंटेंट फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं हो रहा। अगर मैं इन्वेंट्री की बात अगेन करूँ तो जैसे ही प्रोडक्ट इन्वेंट्री से आउट हुआ, क्वांटिटी प्रोडक्ट की अपडेट होगी, प्राइस जैसे ही इम्पैक्ट आया, प्राइस प्रोडक्ट की अपडेट होगी, तो फ्रीक्वेंटली वो प्रोडक्ट की एंटिटी अपडेट होगी, ऐसा है। तो यार मैं बात कर रहा हूँ, हम समझ में समझ नहीं आ रही। हम लोग भाई तो भाई लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये बताएं आपको ये बात समझ है, जिसको नहीं आई हाथ खड़ा कर, लेकिन नहीं समझ आई तो फिर आगे फंक्शनैलिटी को बढ़ मारूंगा, नहीं है। अब जो पॉइंट बना जहाँ पे समझ गए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, समझते हैं आज ही समझते, देखिए आपकी जो लिंक थी वो यही है। अहमद भाई कोई आसान एग्जाम्पल है। सलाम। अच्छा, दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। एक डेटा स्ट्रक्चर है जैसे ब्लॉग पोस्ट का या फेसबुक की पोस्ट आप डालते हैं, उसमें एक तस्वीर होती है और कुछ जो है टेक्स्ट लिखा होता है, ऐसे होता है। वो लिंक खोले, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है किसी कंपनी का, कि उसकी एक प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट का एक कोड है, कोड का एक नाम है, कोड के अगेंस्ट में उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अगेंस्ट में उसकी कुछ प्राइसेस है। ये डेटा और जो ब्लॉग पोस्ट का या फेसबुक की पोस्ट का डेटा है, दोनों में एक डिफरेंस है, खास डिफरेंस। खास डिफरेंस क्या है कि जो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स का डेटा है उसका एक खास पैटर्न है, उसका एक खास स्कीमा है कि उसमें कौन कौन सी फील्ड होंगी, जबकि जो आपकी पोस्ट लिखी जा रही है फेसबुक के ऊपर, उस पर जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसका नहीं पता कि टेक्स्ट में क्या है क्या नहीं, यूजर कुछ भी लिख सकता है उसमें। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस को हम कब कहाँ पे यूज, क्या चीज यूज करेंगे, इसका फैसला इसी चीज को देख के होता है कि डेटा क्या आ रहा है।
मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा डेटा है जो टेक्सचुअल है और सिर्फ टेक्स्ट है, तो उसके लिए हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें ब्लॉग पोस्ट डालनी है, कोई वेबसाइट के ऊपर कोई ब्लॉग डालना है, ब्लॉग लिख के डालना है अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होगा। फेसबुक के ऊपर आपने कोई अपनी पोस्ट डालनी है, लिंक्डइन के ऊपर कोई पोस्ट डालनी है जिसमें एक तस्वीर होगी, कुछ टेक्स्ट होगा जिससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, या कोई एक लिंक होगा किसी जगह का जहाँ पे आप यूज़र को जो है वो लिंक के जरिए से आगे फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें जहाँ पे होंगी, जब डेटा इस किस्म का होगा तो वहाँ पे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। डाउनलोड किया था आपने? लेकिन उसके अदर हैंड जहाँ डेटा किसी कंपनी का आ जाएगा, कंपनी से रिलेटेड आ जाएगा, जैसे किसी कंपनी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाने बैठ रहे हैं, उसमें उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, किसी की पार्ट्स की जो है वो उसके कोड है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्वांटिटी है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में ये पर्टिकुलर फील्ड होती है कि किसी भी आप उसको लेजर को उठा के देखें, उसका पार्ट का कोड होता है, उसका नाम होता है, उसका जो है वो क्वांटिटी होती है, और प्लस उसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एक अलग फाइल होती है कि उसकी उस कोड के अंदर या उस पार्ट के अंदर प्लस माइनस की ट्रांजैक्शंस कितनी हुई, और उसी बेसिस पर उसकी कैलकुलेशन हो रही है। ये जो काम होता है ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इसमें दो टेबल्स बनेंगे। सबसे पहला टेबल बनेगा हेडर टेबल, कि जिसमें आपके पार्ट का कोड होगा, पार्ट का नाम होगा और पार्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी। दूसरा टेबल होगा जो कि उसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होगा, और इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होगा, जिस रिलेशनशिप को हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से जो है वो कवर करते हैं उसको। तो डेटा किस नौइयत का डेटा आपके पास आ रहा है, आपको अपनी वेबसाइट में या अपनी एप्लीकेशन में किस किस्म का डेटा रखना है, क्या कौन सा डेटा इस्तेमाल हो रहा है, उसको देखते हुए ये फैसला किया जाता है कि आप DBMS इस्तेमाल करेंगे, RDBMS इस्तेमाल करेंगे या CMS को इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कोई सवाल या किसी को समझ में ना आया हो सवाल, कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक्स। मैं पूछूं कुछ? बाकी में समझ आया, लेकिन ये आया तो आप बताएंगे, आगे जाने तो पीछे नहीं आ सकते, तो नहीं आया बता दो। असल में जिसकी विषय हम बिल्कुल जो है हमसे शर्माने की बात नहीं है, शर्माना से भूला भाई का शरीर, उनकी शादी है। ये मैंने देखिए एक डेटाबेस का, ठीक है। अब पहले CMS भूल गए, सिर्फ डेटाबेस पे फोकस करते हैं। एक नॉन टेक्निकल बंदा है, ठीक है, फोकस है सबका, ठीक। नॉन टेक्निकल बंदा, इसको कुछ नहीं पता, वो आता है, उसको मिसाल के तौर पर मार्केटिंग का बंदा, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, टेक्निकल साइड। मैंने पोस्ट बना ली, मैंने डेवलपर से कहा यार पोस्ट बन गई, डाल दो सोशल मीडिया। डेवलपर कहता है यार मैं डेटाबेस का एक्सेस देता हूँ, वहाँ पे टेबल बना हुआ फला, उसमें जाके एंट्री गिरा लो, खुद ही तुम्हारा पोस्ट चल जाए। अब अज्यूम ये करते हैं वो मार्केटिंग का बंदा है जिसे कुछ नहीं आता, वो जाएगा सबसे पहले तो देखेगा यार ये सारी फालतू चीज़ें क्या है, फास्ट अच्छा चलो जाता हूँ उसकी और देखते हैं, वो उसमें अलग अलग चीज़ें फिर पॉपुलर जाती है, उसमें जाकर टेबल्स के अंदर जाके वो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे मल्टीपल एंटिटीज का टेबल्स हो। अब मिसाल के तौर पे मैं एक एंटिटी ले लेता हूँ, अगर नजर आए इसमें है डेटा अंडरस्कोर सिटी, ये टेबल बना हुआ है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अगर मुझे इसका सारा अवेलेबल डेटा देखना है तो सबसे पहले तो मुझे इसकी SQL क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो कि उससे सारा डेटा ले रहा है। अभी मार्केटिंग बंदे इससे क्या ताल्लुक है कि भाई SQL लिखोगे तो सारा डेटा पहले विजिबल होगा, सबसे पहले थोड़ी मुश्किल तो है। उसने जैसे तैसे करके डेवलपर से हेल्प लेके लिख दी, ये मैं क्वेरी चला देता हूँ। जैसे ही मैंने क्वेरी चलाई उसके अंदर नीचे मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, ID, नेम, कंट्री, स्टेट। अब सबसे बड़ी परेशानी तो ये कि यार अब मैं इसमें नई एंट्री गिराऊँ कैसे,
ठीक है, तो मुझे खुद भी नहीं पता, अब मैं क्या करूँ। आपके कलर गाइड नहीं ये अब स्टाइल ऊपर मुझे यहाँ पे एक प्लस का आइकन नजर आ रहा है, चलो दबा देते ऐसे, नहीं क्या हुआ, इसमें रिस्पॉन्सिव वगैरह है इसका इसका कोई नहीं है कुछ, रिस्पॉन्सिव पेज नहीं ठीक है, फिर क्या है इसका कहीं ना कहीं डालना होगा। स्टाइल गाइड दिया है अब समझते ये है कि यार एक बंदा वो जिसे डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, रिस्पॉन्सिव क्या वो कंटेंट मैनेज कर सकता है यहाँ पे आके। भाई तो जब वो आपने नहीं कर सकता तो तभी तो फिग्मा ये किया मैं कह रहा हूँ कि तभी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। सचिन इस रिस्पॉन्स इस टेम्पलेट ये रिस्पॉन्सिव नहीं है कंटेंट तो खुद से मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा सिस्टम उन लोगों के लिए बना है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो वो कि जो जिनका टेक्निकल एक्सपोजर नहीं है, लेकिन डेटा सोर्स उन्हीं की तरफ से दिया हुआ आया, नहीं है देखिए इसमें ठीक दिया है। हुआ है डेटा सोर्स क्या दिया हुआ है, है सोशल मीडिया का अगर पोस्ट है तो वो डेटा है, इसमें तो नहीं पोस्ट दिया का हुआ है डेटा तो है, खुद से वो बनाना डेटा है, पड़ेगा रिस्पॉन्सिव वो किसकी तरफ से आ अपनी रहा है, तरफ से बना ले खुद से मार्केटिंग टीम की तरफ से। बन जाता है तो उनके लिए वो तो क्लासेस उन्हें कोई डालनी पड़ती है कंटेंट ना मैनेज करना टेलमेंट में है, भी और उसमें भी क्योंकि उसमें मतलब easy के लिए स्टाइलिंग वो नहीं दिएगी ना डेटाबेस तो में खुद से कर जाके लेना जैसे खुद बस छोटा उस करना चीज होता को है हैंडल ना करें, उनके लिए एक इजी इंटरफेस अवेलेबल है जिसके जरिए वो कंटेंट मैनेज कर सकें। ये क्या है, और कंटेंट पेज भी मैनेजमेंट दो है बस एक पेज ये सिस्टम। और एक आपको कोई मुश्किल कोई परेशानी इससे हलवा करके तो मैंने समझा मेरे वाले में तो समझ आ गया? मेरा 4 था नहीं यार अभी बता और दो इसमें फिर भी नहीं है देखो। ये जीरो वाला मेरा इसमें भी नहीं है इसमें भी एक ही अब ये आपको चीज समझ आ गई कि यार CMS हम वहाँ यूज कर रहे हैं जहाँ पे तीन डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले ये कि भाई ऐसे इनको देना जिनका टेक्निकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। कैसे सर से मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस की वेबसाइट किसी ने बनाई है, किसने बनाई है? वर्डप्रेस पे मैनेज करना कितना आसान होता है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें चल रही है, क्लिक किया नजर बटन पे नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो वर्डप्रेस भी एक CMS ही है, ठीक है, यानी नॉन टेक्निकल बंदा भी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, इसमें कंटेंट इजीली ऐड कर सकता है, उसे कोई मुश्किल कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होगी, एक वीडियो फॉलो करेगा समझ आएगा। जबकि अगर डेटाबेस में डायरेक्टली मैनेज करना चीज़ें शुरू करूँगा तो मुझे SQL आनी चाहिए, मुझे डेटाबेस के इंटरफेस से फेमिलियरिटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जो मैं इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ ये कहते हैं इसको PG एडिटर। आप किसी और जगह अगर वहाँ चल रहे DB व्यूअर, ठीक है, तो आप उसका इंटरफेस डिफरेंस है। तो इस परेशानी से बचने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज़ भी वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे डेटा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा। दूसरा ये कि डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल डेटा है, बहुत ज़्यादा एंटिटीज से रिलेशन नहीं है। अब एंटिटीज में शायद मुश्किल लफ्ज़ यूज़ करो तो इसका मतलब ये कि भाई बहुत ज़्यादा उसका आगे पीछे से रिलेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिंकिंग नहीं है। प्रोडक्ट अगर मिसाल के तौर पे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, अब उसमें एक चीज़ है प्रोडक्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम समझे थोड़ा सा तो इन्वेंट्री के अंदर सबसे मेन यूनिट होता है प्रोडक्ट, मगर प्रोडक्ट की अपनी टाइप भी होती है, अपनी साइज भी होती है, ठीक है, अपनी प्राइस भी होती है, अपना क्वांटिटी भी होती है, फ्लेवर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब होता ही है कि ज़रूरी नहीं है वो एक ही टेबल में सब चल रहा हो, टाइप का टेबल अलग होगा, फ्लेवर का टेबल अलग होगा, साइज का टेबल अलग होगा, ठीक है, प्राइस का टेबल अलग होगा। ये सारे जब अलग होंगे तो वो रेफर कैसे होंगे, वो लिंक होंगे उस प्रोडक्ट से। ये लिंकिंग CMS के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स रिलेशन की बात करते हैं, जब फ्रीक्वेंट डेटा चेंजेस की बात करते हैं और जहाँ पे डेवलपर को ज़्यादा काम करना है वहाँ पे क्या यूज़ करें डेटाबेस। इन केस ऐसी जगह है जहाँ पे कंटेंट सिंपल है, कंटेंट मैनेजमेंट या कंटेंट प्रोवाइडर नॉन टेक्निकल टीम है, तो वहाँ पे हम CMS यूज़ करें। बात समझ आ गई? आ गई ना? ठीक हो गया। अब ये तो एक चीज़ हो गई, अब थोड़ा सा मजीद इसको समझते हैं। अब CMS वर्डप्रेस भी है और CMS वो भी है जो सैनिटी है, तो अब दोनों में फर्क क्या है? कुछ सोच के बताएं थोड़ा बहुत। वर्डप्रेस क्या है? ब्लॉगिंग सिस्टम क्या काम? अच्छा क्या बन जाएगी? वर्डप्रेस सर्वर साइड होती है तो उसमें मतलब सर्वर इन्वॉल्व होता है बैकएंड। सोच के बताया और बताएं। GPT यूज करें अगर इंटरनेट चल रहा है,
वर्डप्रेस। सोचिए, अच्छा वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई किसने? आपने बनाई? पेज बन वहाँ कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। मुझे एक बात बताएं, वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो कंटेंट आपने लिखा है, क्या किसी और वर्डप्रेस की वेबसाइट से डायरेक्टली लिंक कर सकते हो? नहीं हो सकता। कोई और बताएगा? ये सही है, नहीं हो सकता। अब जो मोनोलिथ वाले भाई थे वो अपनी जगह पर खड़े हो, टेंशन नहीं लो यार, तुमने सही बताया। मोनोलिथ, इन्होंने ये कीवर्ड यूज किया मोनोलिथ। मोनोलिथ के अंदर जो है ना, एप्लीकेशन टाइप की कंपाइल होता है, ठीक है, यानी फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ जो है कंपाइल है। आप आगे चलिए पढ़ेंगे कि यार मोनोलिथ आर्किटेक्चर क्या होता है और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है। फिलहाल के लिए मोनोलिथ इन अ कॉन्टेक्स्ट कि सीएमएस और फ्रंट एंड के लिए कंबाइन है। अब थोड़ा और तो इसको मजीद क्लियर करूँगा। सीएमएस क्या है? बेसिकली डेटा सोर्स है, ऐसे ही है, ऐसे ही समझा तो जवाब देना प्लीज। और फ्रंट क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। वर्डप्रेस के अंदर जो आपको सामने दिख रहा है वो आपकी क्या होगी? प्रेजेंटेशन लेयर। और पीछे कंटेंट कहाँ से आ रहा है? सीएमएस से। दोनों कंबाइन है, ऐसा है, दोनों कंबाइन है ना। चलिए, जैसे भाई ने कहा कि ये वाला सीएमएस जो वेबसाइट वन का था और जिसकी प्रेजेंटेशन ये थी, आपस में इस तरीके से इसका सीएमएस निकाल के या इसका सीएमएस किसी और वेबसाइट से कनेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि मैं पूरा डेटा कॉपी पेस्ट ना करूँ। बात समझ आती है? समझ आती है। तो वर्डप्रेस में क्या है, जो डेटा है वो टाइटली कपल्ड है। दो चीज़ें होती हैं, एक हम कहते हैं फ्रंट एंड, एक कहते हैं बैक एंड, ठीक है। अगर इसको अभी सीएमएस वाली या वर्डप्रेस वाली टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा समझे तो फ्रंट एंड आपकी होगी प्रेजेंटेशन लेयर, बैक एंड होगी आपका सीएमएस। एक क्या है? कंटेंट सोर्स, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, दोनों टाइटली कपल्ड है। इसलिए वर्डप्रेस वाला जो सीएमएस है वो है तो सीएमएस ही, लेकिन इसको हम टर्मिनोलॉजी जो देंगे वो देंगे ट्रेडिशनल सीएमएस। अब जो सेनेटी वाला है बेसिकली वो क्लासिफाई होते हैं, वो जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो कहलाते हैं हेडलेस सीएमएस। अब यहाँ पे हेडलेस का क्या मतलब है? बहुत जल्दी सर के बगैर कोई मसला नहीं है, सर के बगैर पाओगे बगैर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक जगह बात की ट्रेडिशनल सीएमएस की, जहाँ पे टाइटली कपलिंग की बात कर रहे हैं, तो अगली चीज क्या होगी? ऑब्वियस ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। अब हेड का यहाँ पे मतलब है प्रेजेंटेशन लेयर, हेडलेस का मतलब है प्रेजेंटेशन लेस, हेडलेस प्रेजेंटेशन लेस। हेडलेस का मतलब ये है कि सीएमएस विदाउट फ्रंट एंड है, समझ गए बात? विदाउट प्रेजेंटेशन लेयर। वर्डप्रेस में कुछ करो या ना करो फ्रंट एंड बनता ही है, फ्रंट एंड ऑटोमेटिकली वो बना देगा, पीछे उसके सीएमएस चल रहा है, उसमें तुम डालोगे फ्रंट एंड ऑटोमेटिकली उसको पेज रेंडर करना शुरू कर देगा। लेकिन सेनेटी में क्या है? ओनली सीएमएस, इसलिए वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है भाई? हेडलेस सीएमएस, या उसे आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन लेस सीएमएस या फ्रंट एंड लेस सीएमएस। बात समझ आ गई? ठीक। अब उसका हेड नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है, इसका मतलब वो जुड़ा है फ्रंट एंड से या प्रेजेंटेशन लेयर से। तो मतलब जब वो अलग से है तो मैं उसको यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं उसको यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं उसको यहाँ भी कर सकता हूँ। यानी वो एक सीएमएस मल्टीपल जगह पे कनेक्ट हो सकता है, मल्टीपल फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट हो सकता है, बस ये हेडलेस सीएमएस। बात समझ आ गई? ठीक है। अब हेडलेस सीएमएस की मजीद कुछ मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, उसमें सेनेटी एक है, उसमें एक है स्प्रेड, एक है कॉन्टेंटफुल, और मजीद भी आपको मिल जाएंगे। इस कोर्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं सेनेटी, सही? नवीन स्टेज में हम बोल रहे थे, अब थ्योरी आपको समझ आ गई?
ठीक है। हेडलेस हो गया भाई, तो ट्रेडिशनल वर्सेस हेडलेस सीएमएस भी मैंने बता दिया। ट्रेडिशनल सीएमएस कौन से भाई? वर्डप्रेस। और हेडलेस सीएमएस कौन से? सैनिटरी स्टैटिक कॉन्सेप्ट कोड। ये नाम आपको याद होना चाहिए ताकि अगर आपको इंटरव्यू देना तो पता हो। ठीक है। अब कॉन्टेंटफुल हो गया, सेंटेंटफुल या स्ट्रेटजी क्यों चूज नहीं किया, इसकी फिलहाल छोटी सी एक वजह है। पहले मैंने जब पढ़ा था, जब मैं कोर्स का पार्ट था, जब मैं पढ़ा था तो हमने कॉन्टेंटफुल पढ़ा था। फिर बीच में स्ट्रेटजी शायद इन्होंने पढ़ाया था, मुझे याद नहीं। अब सैनिटरी पढ़ा था। कॉन्टेंटफुल का मसला ये है कि कॉन्टेंटफुल के अंदर है तो सीएमएस, लेकिन कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जो सीएमएस की जो लेयर है वो आपकी कॉन्टेंटफुल की वेबसाइट पे चले, मतलब कॉन्टेंटफुल उसे होस्ट करेगा। ठीक है। जबकि सैनिटरी के अंदर आप लोकली अपना सीएमएस चला के देख सकते हैं। सही। दूसरा, प्राइस पॉइंट का भी गालिबन मुश्किल कुछ इसका डिफरेंस है। सैनिटरी के अंदर बेसिकली मॉडल है पे एज यू गो। एक फ्री टायर मॉडल है, मिसाल के तौर पे एक सर्टेन लिमिट है, उसके ऊपर अगर आपको एक्सीड करना है तो मिसाल के तौर पे अगर आपको 1000 मॉडल्स और बनाने, ठीक है, या 1000 प्रोडक्ट्स और डालने, 1000 प्रोडक्ट में कॉन्टेंट 1000 कॉन्टेंट और डालने के साथ तो आपसे लगेगा 1000 कॉन्टेंट के $2 में चार्ज करेंगे। ठीक। जबकि कॉन्टेंटफुल और स्ट्रेटजी का थोड़ा सा मसला ये कि वो ये कहते हैं कि जैसे आप फ्री टायर से एक्सीड करेंगे, ठीक है, तो आपको फिर एक सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ेगी पर मंथ। उसके अगेंस्ट में आपको फिर एक लिमिटेड पैकेज मिलेगा, पे एज यू गो वाला मॉडल है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा भाई जब तक यहाँ पर बैठे हो तब तक ये, अगर तुम 12 बजे के बाद बैठोगे तो मैं तुमसे ज़्यादा 300 रुपये चार्ज करूँगा। ठीक है। मैंने कहा 12 से वो बैठोगे तो 300 रुपये चार्ज करो। अब मिसाल के तौर पर भाई का काम था, भाई ने कहा मैं 12:15 बजे निकल जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, 12 से 2 के लिए मैं तुमसे 300 रुपये लूँगा, चाहे तुम 15 मिनट बैठो या तुम पूरे 2 घंटे बैठो। अभी जो 15 मिनट बैठने वाला मॉडल जो है कि अगर भाई सिर्फ 15 मिनट बैठे, मैंने कहा अच्छा यार चलो 10 रुपये दे दो, ये हो गया पे एज यू गो मॉडल। यानी मैंने उतना ही पे किया जितना मैंने फ्रेंस हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ यार 300 रुपये दो, 15 मिनट बैठो, जितने मुझे नहीं पता, ये हो गया भाई लिमिटेड स्टैंडर्ड पैकेज है, वही मुझे खरीदना है। ठीक है। इस वजह से फिलहाल आप सैनिटरी यूज़ कर रहे हैं, बाकी दिन करें पढ़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कोड की तरफ। अब अगर मैंने आपको दिखाया होगा तो मैं आपको एक सीएमएस दिखा रहा हूँ, उसमें डेटा किस चीज़ का अवेलेबल था? वीडियोस का। तो मैंने ये सोचा यार एक काम करते हैं, आज एक काइंड ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन टाइप बना दें, उसका व्यू मोबाइल एप्लीकेशन टाइप होगा और वो जो है ना सीएमएस से वीडियोस का डेटा लेकर आएंगे। फिर हम मजीद उस पर काम करेंगे, उसका प्रोफाइल सेक्शन बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन वगैरह लगाएंगे, लाइक वाइक की फंक्शनलिटी लगाएंगे। उससे ये होगा एंड टू एंड पूरा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। बजाय इसके कि मैं सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उससे फ़ायदा नहीं होगा। एट दी एंड आपको फिर प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, पर काम करना। अब इंटरनेट सबके पास चल रहा है या नहीं चल रहा? क्या नहीं चल रहा? मैं क्लास छोड़ के एक्सटेंशन की कर जगह हो सकता है एक्सटेंशन का कुछ है, जगह वाला ये है टेंशन नहीं। तो नीचे थोड़ी होगी तो उसके साथ साथ फॉलो कीजिएगा वरना भूल जाएगा। npx create एक और बात आपसे करनी थी, वो ये है कि हम इस कोर्स में क्या पढ़े नेक्स्ट.js। एक मसला मार्केट में इस वक्त जो है ना चल रहा है, और वो मसला ये है कि नेक्स्ट.js जैसे ही आपने देखा होगा इन्होंने जो वर्जन 15 रिलीज़ किया, जैसे ही आप 15 के प्रोजेक्ट बनाते थे प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता था। अब वो बॉयलर प्लेट एप्लीकेशन है जिसमें कोई कोड ही नहीं है और वो फिर बनाते साथ ही वो कोड क्रैश कर रहा है। ये जो है ना ये चीज़ एक
काइंड ऑफ ब्रांड रेपुटेशन थी नेक्स्ट जेएस वालों की। पीछे कंपनी जो है वो वर्सल है। दूसरा मसला ये है कि विद टाइम ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फीचर ऐसे बना रहे हैं जो कि डिपेंडेंट है वर्सल के खुद पे। आपने सुना है अमेजोन का क्लाउड है AWS, गूगल का अपना क्लाउड है GCP, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है एज़्योर। इसी तरीके से वर्सल का अपना क्लाउड है जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज। वर्सल का अपना क्लाउड है, ठीक है, जिस पे आप नेक्स्ट की एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। आपने ये देखा, हमने बहुत सारे फीचर पढ़े, इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन, स्टैटिक साइट जनरेशन, ये सारी चीज़ें। वो ये रहा है कि अगर आप वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं ना, ये फीचर तभी सही काम करता है। अगर मैं किसी और क्लाउड पे डिप्लॉय करूँगा तो फिर नेक्स्ट की एप्लीकेशन में ये फीचर्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा ये कि नेक्स्ट 13 के अंदर इन्होंने बेसिकली पेजेस के फोल्डर हम पहले डिफाइन करते थे और उसके अंदर जो फाइल्स बनती थी वो एज अ राउट काम करते थे। 14 के अंदर इन्होंने ऐप राउटर निकाला, जो कि अगर आपको याद हो, हमने पिछली क्लास में लास्ट क्लास में पढ़ा था, उससे पहले ऐप राउटर की मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये राउट्स कैसे काम करें। ऐप राउटर में परफॉर्मेंस इश्यूज काफ़ी हैं। दूसरा ये कि यार मिसाल के तौर पर किसी ने कोई एंटरप्राइज प्रोजेक्ट बनाया, उसने पेज बेस्ड राउटिंग पे बना लिया पहले। अब जैसे ही 14 के अंदर उन्होंने ऐप राउटर निकाला कि राउटर का पूरा कॉन्सेप्ट ही उन्होंने चेंज कर दिया। जो 13 पे जिन्होंने एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बना ली थी, उनके लिए वो चेंज इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोड पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा मसला क्या है कि यार इन्होंने ये कहा कि भाई ऐप राउटर के लिए फर्दर फ्यूचर में सपोर्ट होगी, जो पुराना लेगेसी कोड जो चल रहा था 13 तक जो चल रहा था, उसके लिए फ्यूचर सपोर्ट इन्होंने बंद किया। अब मसला ये है कि ऐसी कोई चीज़ होती है जिसकी सपोर्ट बंद हो जाए, जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आए, इंटरप्राइज प्रोडक्ट जब बनते हैं ना, वो फिर उस टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर ओनली स्टार्टअप इस प्रोडक्ट के लिए शायद चल जाए, लेकिन इंटरप्राइज जो है वो प्रेफर करेंगे या तो रिएक्ट को या फिर एंगुलर को या किसी और फ्रेमवर्क, नेक्स्ट को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये साथ साथ आप रिएक्ट भी पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन रिएक्ट आपको आने चाहिए, बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का अपना फायदा है, बिल्कुल है, मगर एंटरप्राइज लेवल प्रोडक्ट में नेक्स्ट यूज नहीं होगा। वो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है ना, उससे लग रहा है कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा इंटरेस्ट। ये इंडेक्स की फाइल है, इसको आप क्या चीज़? ओपन विद रिएक्ट आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि नेक्स्ट और रिएक्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक्सेप्ट जो ये इनकी सर्टेन फीचर्स है। एंगुलर तो बहुत डिफरेंस है, इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट 15 सही नहीं है। अरे जो सीखो साला उससे अच्छा कोई ना कोई आगे सीखो, सिलेक्ट कीजिए आ रहे ना टेस्ट कर लो। एक ऐसे इसका प्रोजेक्ट बनाया बिल्कुल स्क्रैच से, यहाँ पे अभी बनाएंगे वीडियो एप्लीकेशन एनएसएस के वीडियो का डेटा आ रहा होगा यूजर द्वारा से, बस फिलहाल आज की क्लास में उसको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा पास लेके चलते हैं। सबसे पहले उस एप्लीकेशन के लिए हम टारगेट ये करें कि वो बेसिकली मोबाइल पे चले, सही है। मोबाइल के जनरल अगर आर्किटेक्चर आप देखें तो होता है, बॉटम पे नेविगेशन बार होती है, टॉप पे हेडर होता है, बीच में कंटेंट होता है, ऐसा है, सही। अब जब हम नेक्स्ट केस के अंदर काम करते हैं तो यूआई के लिए हमने एक फोल्डर बना दिया जिसका कंपोनेंट्स का, तो मैं कंपोनेंट्स का फोल्डर बना देता हूँ। अगर आपको दिल करे शेड से यूज़ कर लीजिएगा, मैं कस्टम बनाऊँगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, उसमें यूआई का फोल्डर बनाया और यहाँ पे हमने 2-3 कंपोनेंट्स जल्दी से बनाया। एक है हेडर, ये सिर्फ क्या चीज़ हेडर ही बनाया, खाली फाइल
खाली फाइल बनी तो मैं आहिस्ता करूँगा तो फिर हेलो भाई समझाएंगे। अच्छा, अगली फाइल में बना रहा हूँ नेविगेशन, ऑटो नेविगेशन। एंकर टैग होता है ईमेल फाइल है, फोल्डर है, ईमेल फाइल है, ये फाइल से है। ओके, हेडर बॉटम नेविगेशन डॉट CSS और ये खुलेगा हमारे पास कार्ड। अच्छा, अब समझते हैं कि मैंने किया क्या है। साथ में सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, वहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं, ऐसे क्यों? बातें खत्म हो गई। देखिए, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर UI का फोल्डर बनाया, फाइल है। अब ये मैंने क्यों इसको फॉलो किया है, वजह ये कि शेड सीन इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाओ। तो मैंने इसलिए किया कि यार मिसाल के तौर पे अगर फ्यूचर में शेड सीन यूज़ करता हूँ तो सारे कंपोनेंट्स एक ही जगह पे चलेंगे, ठीक है। शेड सीन ऑटोमेटिकली इसी डायरेक्टरी में कंपोनेंट अपने ऐड करता है, ठीक है, कोई मसला, ठीक है। 3 कंपोनेंट बनाए मोबाइल के डिज़ाइन को सोचते हुए। एक तो हेडर होगा, एक फूटर होता है वेबसाइट के अंदर। मोबाइल के अंदर क्या होता है भाई, बॉटम नेविगेशन। अब अगर मेरे पास कोई एप्लीकेशन हो तो ये नीचे क्या चाहिए, नेविगेशन, सही है। स्क्रीन का कंटेंट अपनी जगह पे चलता रहता है, नेविगेशन नीचे अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बनाई है। और दूसरा मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया कार्ड कस्टम के नाम से। कार्ड कस्टम इसलिए लिखा ताकि अगर शेड शीन का कार्ड यूज़ करना हो तो वो नेम का कॉन्फ्लिक्ट ना है, ठीक है। अब ये सारे सब एक काइंड ऑफ एंटी कंपोनेंट्स है। इसको अभी हम इस पर कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं जाके इनको आहिस्ता आहिस्ता करके एक जगह पे कनेक्ट कर लूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने पेज डॉट CSS की फाइल में। खाली फोल्डर है इसमें फालतू जो कोड लिखा हुआ है तो उसे हम क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं टर्मिनल चला लूँ, एक बताऊँ उससे तो बोलो भाई वर्सल का क्या करेंगे वो तो डिप्लॉय करेंगे देख के बना लो सर तो बोले अभी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पूरा लाइव दे मैच कब है टिकट मिलते हैं हाँ निकालने नहीं विजिट करेंगे। अरे मुझे टिकट ला के दीजिएगा कर दिया अभी वो इंस्टॉल हो रहा है ना बोले मुझे क्या तो निकाल के तो बनाया था उससे बोलो ना हम दोनों के मुझे वो चीज़ याद मुझे आता है तो करने अच्छा, ये मैंने इस तरीके से क्यों किया तो बताया मुझे। ऐसे ही मोबाइल ऐप की वजह से किया ताकि जो भी हम कोड लिखे ना उसका व्यू यहाँ पे कंटिन्यूसली आता भी रहे आप देखिए सही है। पहले मैं क्लियर करता हूँ उसको, एक जो है फाइल बना लेते हैं, एम्प्टी कर देंगे इसको, कोड से कंप्लीट पेज एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब हेडर के अंदर जाते हैं, हेडर के अंदर क्या करते हैं उससे पहले बताएं भाई क्या है, मेरा भी लगा आपसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। भाई को बोलना वीडियो बना दो, थोड़ा सा साइड में जाना, ये लाल शर्ट वाला वक्त आने पे दिखाओ ठीक है। और इसको इस तरीके से इसका काम करते हैं इस तरीके से, ठीक है।
बोलो चेयर थोड़ी सी इधर कर लो, हल्की सी। बनाना शुरू करें। हैंडल की स्टाइलिंग आपने की है, बना क्या होगा? बस ठीक है, डन हो एच 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 नहीं, अच्छा छोड़ो, जल्दी जल्दी देखिए याद हो जाना चाहिए। और क्या चाहिए? हाइट होनी चाहिए, अगर हाइट हम बात नहीं करेंगे उसके तो उसमें हाइट ऑटोमेटिकली हम जैसे कि हम लेते और एक्स जैसे एक्स वाई एप्लीकेशन क्या होता है? यार जो हमने रिस्पॉन्सिव किया था वो टेलविंड क्लासेस से ही किया है आपने, या आपने यार मीडिया मैंने क्वेरी कोर्स लगाई? ये मीडिया क्वेरीज लाई होंगी ना फिर। हम वीडियो के लिए लगाते हैं, सर ने सब और यहाँ पे हमारे आएंगे वीडियो मैंने बनाई है, उसके नीचे नोट्स भी डाउनलोड किए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यार मैं तो टेलविंड इस्तेमाल किया था, तो टेलविंड ही करना पड़ेगा ना अब तो फिर से। टेलविंड करना फिर वो डिटेलिंग करनी पड़ेगा। ये हुआ है, ये हुआ है रिस्पॉन्सिव। हाँ हुआ। ये वाला कर देंगे, इसके सारे पेज लगे। थोड़ा सा इसमें ना इशू है, अब इसको कोड करना पड़ेगा, कोड वोड नहीं कर रहा वो। टेलविंड से करो ज़्यादा ये अच्छा थोड़ा देखो ना, थोड़ा सा मसला है रिस्पॉन्सिवनेस में ना, बैठ के कोड करना पड़ेगा। अच्छा इसके पेजेस बताएं मुझे, पेजेस बताएं। और जाने जाके हम लिखा करते हैं ये कौन सा फ्लेवर है? हो गया, बहुत ही भयानक किस्म का है। आई गेस हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी वीडियो पे, ये वाला करें, वाला करें, जो मतलब पहले बनाया। फिग्मा की लिंक आप जबरदस्त। व्हाट्सएप से उठाना। ये हमें हमारी एप्लीकेशन का कुछ चली एक हिस्सा और बहुत दूर होनी चाहिए। सर जब तक कोड करें 2 दिन लगे। ठीक है, अपनी हमारा अच्छा सा एप्लीकेशन है चैनल पे भी नहीं है। कैप्चर एप्लीकेशन में कैप्चर हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये हमारा बेसिक एक बन गया क्या या सर चैनल का लिंक भेजिएगा असल अहमद भाई। अब हम यहाँ पे जाते हैं, बॉटम नेविगेशन में कोड लिखते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन बॉटम नेविगेशन फॉलो ही नहीं कर लूँगा तो कैसे आएगा? फिलहाल हम इसे लिंक से रिप्लेस करें, मगर इसमें अभी भीड़ है। भी करवा रही है, किससे रिलेटेड है भाई? सपोर्ट क्या करवा रही है? व्हाट आ रहा है? नेविगेशन क्या चीज गिटहब की कौन सी फाइल है? ये वो है जी जहाँ पे सब टास्क वगैरह देते हैं और क्वेश्चंस देते हैं। सब छापने की जरूरत थोड़ी है, इतना कौन छापता है? वो तो शेयर कर दो, इसका मतलब नहीं है, बस बैठ के समझ ले। ऐसा मैं कुछ खूबसूरत कोड नहीं लिख रहा,
कंटेंट व्यू है क्या व्यू ये ठीक है। नीचे बॉटम नेविगेशन आ रही है, अगर नजर आ रही है ठीक है। रीपो नहीं थी वो, यही कुछ था। भी ज़्यादा नहीं किया इस वक्त से इसका डाउनलोड header और किया हुआ है footer पहले है। सही। अब इसमें थोड़ी सी हम करेंगे कारीगरी। उससे पहले जो है ना हमें शेड सीन यूज़ करना पड़ेगा। वजह ये जब शेड सीन इंस्टॉल करते हैं तो वो एक आइकन की लाइब्रेरी मिल जाती है। दूसरा ये कि अगर मुझे सर्च बार बनाना है तो उसके लिए मैं शेड सीन यूज़ करूँगा, बजाय इसके कि मैं अपना कस्टमर कंपोनेंट लिखूँ, मैं शेड सीन से यूज़ कर सकता हूँ। तो हम जाते हैं वेबसाइट में इसकी शेड सीन। आप एक काम करें, आपका लैपटॉप चलेगा साथ साथ नहीं, ताकि आपको फिर जो है याद रहे। क्या थोड़ा सा स्लो, मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। मैंने किए है वो कंप्यूटर में है और उससे कोई बेकार किस्म का कोड है। अच्छा चलो स्लो कर लो। अब तक जितने कंपोनेंट बनाए वो समझ आ गए, मैं वो रिव्यू कराऊंगा। रिव्यू में करवा दूंगा क्योंकि कोड में अपडेट करना है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, शेड से इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जो मैंने कमांड कॉपी की इस वेबसाइट से, ये वैसे तो चलो वेट करते हैं शेड से इंस्टॉल होगा, फिर मैं वॉक थ्रू दे दूंगा। नहीं उसके दूसरे पे चला गया। इसे क्या कर रहा है? अबे ये नहीं चल रहा, फिर से मांग रहा है। इसका बात पासवर्ड नहीं पता। अच्छा हाँ तो इनको पता थोड़ी क्या हुआ? शेड से ना आते सारे कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अगर गड़बड़ कुछ भी नहीं उसके आपका थीम का करंट आ रहा है, हम रीसेट कर रहे हैं फिलहाल, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो शेड से जाके जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो अपना इफेक्ट कहाँ ऐड करते हैं, ग्लोबल सीएसएस के लिए, ठीक है। आई गेस इसने यहाँ पे जाके ये चीज़ें ऐड की है, इसको मैं इसको जाके रिमूव कर थोड़ी देर। इसका कैसे पता चलेगा? ये लेट्स बी रिस्पॉन्सिव देख रहा है। पेजेस देख रहा हूँ। ये तो बिल्कुल अलग पेज है, ये देखो कैसा बना हुआ है। क्या? ये देख अलग ही बना हुआ है। ये इसका आइकॉन बीच में, इसकी आइकॉन साइड में। ये थोड़ा बहुत चेंज करा हुआ है। इसमें अलग होवर हुआ है, इसमें अलग हुआ है। इसका सर्च ही अलग है, इसका सर्च अलग है। ठीक है तो मसला नहीं है। आई थिंक इसमें थीम की कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली जब तो लोगों ने बना लिया, मैं बोल रहा हूँ बना कैसे लिया, उल्टा सीधा वो बनाया हुआ अपनी मर्जी से। तो वही ना आगे चल थोड़ी बहुत चेंज तो ये देख ले रिस्पॉन्सिव है, मगर इतना अच्छा रिस्पॉन्सिव ये भी देखें, इसकी इमेज अलग आई है, इसकी अलग। बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार जब अपनी मर्जी की कोड चलना शुरू होता है। इतना कंपोनेंट जो जैसे ऑलरेडी ये वाला पेज नहीं है इसका, ये वाला अच्छा ये देखो कैसा डाला है। ये है ही नहीं, स्टिल नीड ये तो ये है ही नहीं इसमें, ये भी इनकम्प्लीट है। बेस का वजह है सोशल मीडिया पे पेज नहीं है, पहला पेज ही इनकम्प्लीट है। हम जाते हैं बाकी जस्ट सेकंड ये बाकी जो है आर मेन्यू यार तो कंप्लीट है पेज, पहला पेज कंप्लीट क्यों नहीं है? ये वो इसकी है सर की वाली फाइल है, ये तो फाइल है ना। हाँ ये वही पहला पेज, तो पहला पेज क्यों नहीं कंप्लीट किया? चल आगे ओके अच्छा मैंने इंस्टॉल कर लिया फिर फाइल। ये वही इनिशियल कलर है जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट मेरे ग्लोबल और सीएसएस की फाइल था। अभी मैं शेड चेंज से कलर इंपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी वजह मुझे बैकग्राउंड चाहिए और कलर भी मुझे वही चाहिए जो मैंने रखा है, ठीक है। इसलिए हम उसको स्किप करते हैं। अब मैं वापस से हेडर कंपोनेंट समझा रहा हूँ जिसमें नहीं समझा वो समझ। ये है बस।
यार इससे ज़्यादा तो मुझे नजर ही नहीं आया। अरे वो ये वाला पेज भी नहीं है शायद, क्योंकि ये वाला तो जब ही खुलेगा ना जब आप खोलोगे। देखिए इस तरफ तो एप्लीकेशन का टाइटल आ गया कैप्चर, जिसको मैं अभी करने जा रहा हूँ टिकटॉक है नहीं टिकटॉक, लेकिन करने जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ये मैंने कुछ जो है ना स्टाइल टेलरिंग की क्लास उठाई थी, जो कि इसको थोड़ा सा शेप कर देगा इसके कलर पे। ये ऊपर मैंने लिखी हुई है, मैं यहाँ पे जस्ट इसको पेस्ट करने वाला हूँ ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल हो जाए, या फिर एक्सट्रा किया उसमें डाल दूँ। ठीक हो गया, इसको मैं बोल भी करूँगा ये बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट। अभी ठीक है, सही है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं वो भी और थोड़ी मैं कोड वगैरह भी शेयर करूँगा कोई मसला मुझे नहीं। तो लग रहा है ये वही है। अब इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ दो चीज़ें ऐड करनी है मुझे। खोल के देखूँ, लेफ्ट साइड पे मेरे पास एप्लीकेशन का टाइटल है, राइट साइड पे अमूमन तौर पे क्या होता है, या तो यूज़र का अवतार होता है आइकन, प्रोफाइल आइकन, या फिर मैं एक सर्च बार छोटी सी बना सकता हूँ। ऐसा है, सर्च बार बनाने के लिए हम लेफ्ट साइड पे एक और कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, कंटेनर में अगर मुझे आइटम्स ऑटोमेटिकली अलाइन करने तो क्या करूँ, फ्लेक्स जिंदाबाद, जस्टिफाई ये V8 वाली जस्टिफाई इमेज से चेक कर लेते हैं, फिर आइटम्स नहीं ऐड नहीं लगेगा क्योंकि ये ऊपर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इमेज फ्लेक्स, वो ऑटोमेटिकली उन दोनों को साइड अलाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने शेड सीन ऐड किया, शेड सीन कुछ हद तक है, आइकन की लाइब्रेरी बाय कुछ डिफॉल्ट है। ऐड कर देगा। उसका नाम पता है आपको, वही है, मुझे लग रहा है किसी ने उसी के ल्यूसिड आइकन करके है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें ना, मैं सर्च देख रहा हूँ, आपको अगर ड्रॉप डाउन के अंदर आ रहा हो इस तरफ, तो ये देखें ये सर्च का आइकन कहाँ से लेकर आ रहा है, ल्यूसिड। ठीक है, ये मैंने किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक आइकन आ गया, जैसे ही कोड कंपाइल होगा सर्च आइकन आ गया। ठीक हो गया, ये अब वही नेक्स्ट है स्टेप हमें वही क्या करना है, एक सर्च बार एक हमने बना ली है सर्च बार। सर्च बार के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, हम क्या यूज कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल ये वही है अहमद भाई, ये पता है ये इसलिए नहीं आ रहा, जहाँ WhatsApp समझ ये में वर्जन रोक नहीं उठ रहा लीजिएगा, है, इसलिए मैं प्लीज मसला ज़्यादा है। बता रहा हूँ। ठीक है, ये आइकॉन तो पड़ा हुआ है शेड सीएन की वेबसाइट पर आया, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट का कंपोनेंट अवेलेबल है। इनपुट की कंपोनेंट की क्लिक करने के बाद मैं गया इंस्टॉलेशन कमांड पे, यहाँ पे जाके मैंने इसकी कमांड कॉपी की, फिर मैं आ गया अपने कोड पे वापस, और बस जाके मैंने यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कंपोनेंट ऐड करेगा, इतनी देर में पानी पी लेगा। तो इसने क्या दिया, ये किसने दिया, ये हो गया कंपोनेंट ऐड। ठीक है, कंपोनेंट कहाँ ऐड हुआ होगा, कंपोनेंट स्लैश UI स्लैश उसके अंदर इनपुट ये फाइल बनी हुई है। अब जैसे ही मैंने इनपुट किया, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर में, पहला वाला नहीं, वो पोस्ट CSS से इम्पोर्ट हो रहा है, सेकंड वाला डॉट स्लैश इनपुट से हो रहा है। अब यहाँ पे डॉट स्लैश क्यों हो रहा है, क्योंकि उसी डायरेक्टरी के अंदर है जिस डायरेक्टरी में मैं हेडर के कंपोनेंट पे काम कर रहा हूँ। इम्पोर्ट किया मैंने, कंपोनेंट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं इसमें पास करूँगा एक प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर बताया, सर्च मूवी न्यूज या मूवीज। ठीक है, और इसमें क्लास हम पास करते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने क्लास अपने कोड से कॉपी पेस्ट कर ली है, आप लोग भी कर लीजिएगा, पता चला आपने फिर सब कॉपी पेस्ट कर लिया, पर टाइम बचाने के लिए कर लिया, कोई बात। ओके,
एक थोड़ा मुनासिब सा इंटरफेस यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, जूम में काम करता हूँ मैं 100 कर दूँगा ताकि थोड़ा मज़ीद बेहतर हो जाए। जी सवाल पूछिए। किसकी कमांड? शेड सेल से। देखो मैं गया शेड सेल की वेबसाइट पे, मैंने कंपोनेंट्स को सेलेक्ट किया, साइड पैनल से मैंने इनपुट सेलेक्ट किया, ठीक है। और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया इसमें इंस्टॉलेशन के सेक्शन में मैंने मुझे कमांड बताया npx शेड सेल latest एंड इम्पोर्ट। तो मैंने यहाँ से कॉपी की और अपने टर्मिनल के अंदर जाके इसे रन कर दिया, वो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट ऐड कर देगा और कुछ भी नहीं लगेगा। मेक सेंस? समझ आती है? ठीक है। अब देखिए वरना फिर वापस यूआई में फंस जाएंगे, हमें खत्म नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा अब सर्च मूवीज़ जो है वो मुझे थोड़ा बड़ा लगा। सेकेंडली जो माइक्रोस्कोप पे सर्च का जो आइकन है वो उसके साथ काफ़ी अटैच है, तो मैं इसको किस तरीके से एडजस्ट करूँ? या तो मैं उसकी मार्जिन दे दूँ आइकन की, या मैं एक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑटोमेटिकली कंपोनेंट के अंदर स्पेस अलाइन होती है। तो मैंने स्पेस x-3, x का मतलब क्या है? x एक्सिस, y दूंगा तो क्या? हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा। इतनी तो समझ आ गई यार। हेडर तैयार हो गया, बेहतरीन किस्म होगा। अब हमें क्या करना है? आइकन्स लगाने किस पे? बॉटम नेविगेशन में। ठीक है, मैं बॉटम नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर कुछ भी नहीं किया, एक खाली डेट बनाया है जिसमें मैंने वही फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई अराउंड बैकग्राउंड का कलर लगाया, हाइट उसकी डिफाइन कर दी और इसकी पोजीशन फिक्स दी है बॉटम पे ताकि वो हमेशा फिक्स रहे बॉटम पे। सही है, चाहे पेज स्क्रॉल हो रहा हो, कंटेंट स्क्रॉल हो रहा हो ना हो। नेक्स्ट जो है ना, मैंने यहाँ पे एक ही कुछ टैग बनाया। अब इनमें मैंने लिखा ऊट पटांग चीज़ें, वजह ये कि अब हम इसमें आइकन्स ऐड करेंगे। सॉरी, अच्छा एक आइकन किसका ऐड कर लेते हैं? होम का। ठीक है, मैं जैसे ही होम सर्च करूँगा, आप अगर देखें तो सेकंड ऑप्शन किसका आ रहा है? यूसेड डीएक्स से। ये मैंने ऐड किया, होम का आइकन देखते क्या होता है। होम का आइकन आ गया, कॉपी करता हूँ और जाके सेकंड आइकन बता कंपास का आइकन ऐड कर लेते हैं। ये यूसेड डीएक्स से आ गया। यहाँ पे जाके आखिरी आइकन में डाल देता हूँ मिसाल के तौर पे प्रोफाइल का। प्रोफाइल का आइकन नहीं है, ये शायद यूज़र का हो, चेक कर लेते हैं। यूज़र का है और यहाँ पे एक आइकन हम ऐड कर लेते हैं सेटिंग्स का। तो गियर का आइकन होना चाहिए, गाड़ी में गियर का आइकन आया है। अब ये मुझे पता नहीं, मैं आपके सामने देख रहा हूँ। ठीक है, कोई और आइकन का सजेशन है जो यूज़र हो? मेन्यू है, मेन्यू आइकन आ रहा है, चलो ठीक है। जब डिटेल में जाएंगे तो सबको ठीक कर लेंगे, फिलहाल से इसका एक बेसिक इंटरफेस है। काइंड ऑफ एक मोबाइल का एप्लीकेशन का इंटरफेस रेडी हो गया ना? कितना टाइम लगा? थोड़ी देर लगी। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट ये जब भी पेज लोड होगा इस तरीके से पेज आपको नजर आ जाएगा। अब हमें काम किस पे करना है? बेसिकली मेन जो सेंटर का जो कंटेंट है उसके लिए कंपोनेंट कौन सा बनाया था? कस्टम कार्ड की तरफ से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कस्टम कार्ड में जाके अगेन एक कंपोनेंट बना देता हूँ। बेसिक सा कोड बताना मुझे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कस्टम कार्ड रिटर्न करेगा ये खाना। ठीक हो गया। बताएं क्या करूँ? बैकग्राउंड कलर रखते हैं हम ग्रे 800, बॉर्डर रखते हैं राउंडेड, हाइट बताएं काफ़ी बताएंगे यार, छोड़ो मैं रखते हूँ 900 विथ में रखता हूँ स्क्रीन की विथ के हिसाब से। तो मैंने बाकी सब कंपोनेंट का 100 व्यू हाइट रखा है, तो मैं इसका रख देता हूँ 45 व्यू विथ, सॉरी 100 व्यू हाइट में व्यू विथ। और बैकग्राउंड कलर मैंने रख दिया, बाकी सारी चीज़ें रख दी। मज़ीद मुझे क्या चाहिए?
हाइट भी डिफाइन कर दी, विड्थ भी डिफाइन कर दी। आई थिंक इट्स गुड। नहीं, एक चीज़ रह गई, मार्जिन देना ज़रूरी है क्योंकि ताकि कार्ड अपने दरमियान जो है स्पेसेस रख सके। मार्जिन रख दिया है 3। ये कार्ड इसमें गारंटी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये मैंने कस्टम कार्ड उठाया और मैं जाके अपने पेज के कंपोनेंट में ये चीज़ यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक हो गया? दोनों एक दिन दोनों से आ जाएंगे और कहीं से माल मंगवाए आप मंगवा सकते ओके, इसमें एक मसला है। क्या मसला है? कार्ड नीचे लाइन में मूव है, तो मसला कहाँ होगा? नहीं सर थोड़ी करेंगे क्या बताएगा? मैं चाहता हूँ यार ऑटो एडजस्ट हो, क्यों नहीं हो रहा? बैक स्लैब कहाँ लगा? असल में कंटेनर बनाया ही नहीं है कार्ड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तो ये जो जितना भी कंटेंट है ये एक कंटेनर में जाए, यानी क्लिप के अंदर जाए। उसके बाद अगर मैं उस पर एडजस्टमेंट करूँगा तो फिर वो चीज़ें चलेंगी। बात समझ आई? फ्लेक्स, जस्टिफाई बिटवीन आइटम्स, ये तो रट गया है, रट जाना चाहिए अगर नहीं रटा। हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद इसको लूँ करूँगा तो ये इस तरीके से ब्रेक हो रहा है। मैं जाता हूँ और इसमें एक फ्लेक्स रैप भी लगा देता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली ब्रेक भी हो जाए। ठीक हो गया। और मज़ीद क्या रहेगा? एक और मसला है इस वक्त, इसमें एक मसला है और वो मसला ये है कि कार्ड जो है बेसिकली वो हेडर के पीछे जाके छुप रहा है, तो इसलिए मुझे टॉप से कुछ मार्जिन देनी पड़ेगी ताकि क्या हो, ऑटोमेटिकली हेडर के नीचे आए। तो बेसिकली मार्जिन टॉप 70 px, let's see, जबरदस्त। मैंने बिल्कुल एक रैंडम हिसाब लगाया था। चलो इसको ब्रश के बाद देखते हैं। अभी काइंड ऑफ बेसिक एप्लीकेशन की यूआई तैयार हो गई, ऐसा है। इसके अंदर हम मूवी का डेटा गेट करेंगे और यहाँ पे रेंडर कर देंगे, सही है। अब ये जितनी यूआई तैयार हो गई ना, नेक्स्ट स्टेप जो है वो बेसिकली है सैनिटी का, ठीक है। अब उससे पहले आपको ब्रेक चाहिए या सैनिटी में कंटिन्यू करें? कौन कह रहा है कंटिन्यू तो कौन कह रहा है ब्रेक? चलो ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, 5 मिनट में इनिशियलाइज कराना है नेक्स्ट फेज के प्रोजेक्ट के अंदर। देखिए एक कमांड लिखूंगा मैं, वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। 3 पैकेज इंस्टॉल करेंगे एक साथ। npm इंस्टॉल, क्या होगा इसको, npm इंस्टॉल, सबसे पहला है सैनिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट सैनिटी, ठीक है। और फिर एक है @sanity विजन। npm इंस्टॉल सैनिटी, नेक्स्ट सैनिटी और @sanity विजन। विद स्पेसेस है, कमांड सारी सेपरेट है, सारे सेपरेट पैकेजेस हैं। जितनी देर में इंस्टॉल होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लेगा, इतनी देर में मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझाना शुरू करता हूँ। देखिए ऐप का फोल्डर बना हुआ है, कंपोनेंट का फोल्डर बना हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक ठीक है। SRC के अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे विद द नेम सैनिटी, ठीक है। सैनिटी के अंदर 3 फाइल्स बनाएंगे। सबसे पहले फाइल नंबर 1 sanity.config.ts। ये फाइल क्या करेगी, डिफाइन करेगी सैनिटी के प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, सही है।
नेक्स्ट फाइल बनाएंगे sanity डॉट क्लाइंट डॉट ts। ये उस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन है जिसके थ्रू हम sanity से डेटा गेट करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। और थर्ड फाइल जो है वो है sanity डॉट क्वेरी डॉट ts। इस फाइल के अंदर आपकी क्वेरीज होंगी जिसके जरिए आप डेटा गेट कर रहे हो। ठीक है, अभी क्वेरीज क्या होगी वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, sanity क्लाइंट, sanity कॉन्फ़िग और sanity क्वेरी। ठीक है, इन दी मीन टाइम अभी भी इंस्टॉलेशन चल रही है, तो जब तक इंस्टॉल होगी तब तक हम देख लेंगे। sanity के अंदर जो है हर कंटेंट या डेटा स्टोर करवाने के लिए आपको स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये स्कीमा क्या होता है इसको हम देखेंगे तफसील में थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल के लिए आपको sanity के फोल्डर के अंदर एक स्कीमा का फोल्डर बनाना है। ठीक है, स्कीमा का फोल्डर बना लेना। अब मैं सारा बताऊंगा कि है क्या, हर चीज़ का मतलब क्या। ठीक है, और उसके अंदर एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट ts की। यहाँ तक कर ले सब एक साथ, या इसका स्क्रीनशॉट खींच ले जो करना कर। स्टूडियो का, ताकि जो sanity का राउट है वो इस जगह पे, ये sanity की जो UI है वो कहाँ चले, स्टूडियो के अंदर। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि यार sanity अपने अंदर नेस्टेड राउट मैनेज करना होगा। यानी जब आप sanity की UI पे किसी पर्टिकुलर कंटेंट को क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल दिखाने के लिए sanity स्टूडियो के आगे कुछ लगा रहा होगा। सही है। नेक्स्ट.जेएस का मसला ये है कि अगर आप वो नेस्टेड या डायनामिक राउट्स हैंडल नहीं करें तो नेक्स्ट.जेएस जो है उससे बाहर निकलकर, उस पर्टिकुलर राउट से बाहर निकलकर एरर रिटर्न कर देगा। उन डायनामिक राउट्स को हैंडल करने के लिए मतलब ये कि स्टूडियो के बाद भी कुछ भी हो, कोई पर्टिकुलर जितने भी नेस्टेड राउट, मिसाल के तौर पर ये अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं page.tsx। ठीक है, और मैं कमेंट करता हूँ एक चीज़, मिसाल के तौर पे होस्ट 3000 स्टूडियो। इस केस में कौन सा पेज चलेगा, page.tsx वाला आराम से चल जाएगा, इसमें किसी का शक, कोई सवाल नहीं। लेकिन जैसे ही इसके आगे मिसाल के तौर पे आपने हमारी एप्लीकेशन है मूवी वाली, सही, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ मूवी। जैसे ये नेस्टेड आउट आया ना sanity के अंदर, तो वो इससे बाहर निकल जाएगा और वो एरर रिटर्न करना शुरू कर देगा। अब मिसाल के तौर पे मूवी का मतलब ये कि ऑल ऑफ द मूवीज लिस्ट, कोई एक पर्टिकुलर मूवी देखनी होगी तो हो सकता है नेस्ट sanity जो है उसमें उसकी आईडी लगा दे साथ में। ठीक है, अभी जितने भी नेस्टेड पैरामीटर्स है राउट के या नेस्टेड राउट्स हैं वो सारे नेक्स्ट.जेएस में तो हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि sanity वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। तो किसी तरीके से नेक्स्ट.जेएस को ये बताना है कि यार स्टूडियो के बाद कोई भी चीज़ आए वो हमेशा राउट किस पे करनी है, sanity वाले पेज पे। उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो ये था कि स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ट्रिपल डॉट और इंडेक्स का कीवर्ड। फिलहाल समझने के लिए यहीं तक रखें, फिर हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इसकी डेप्थ में जाएंगे कि काम एक्चुअली कर कैसे रहा है। ठीक है, समझ आती है बात? किसी का सवाल?
ठीक है, आगे चले। आगे हम क्या काम करते हैं, एक सिंपल एक कंपोनेंट बना लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि Sanity का कंपोनेंट जो है वो क्लाइंट साइड चलेगा, ये वो Next.js का सर्वर साइड कंपोनेंट नहीं है। क्लाइंट साइड चलेगा, तो क्लाइंट साइड के लिए हम क्या करते हैं, यूज क्लाइंट, देन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन Sanity स्टूडियो। ये तो कुछ भी नाम है जो आपको रखना है। इसके बाद रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे Sanity का अपना स्टूडियो का कालिबरी स्टूडियो क्लाइंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यानी कंपोनेंट, सॉरी नाम भूल गया उसका। ओके, Sanity क्लाइंट नहीं है बेसिकली, वो है नेक्स्ट स्टूडियो। और ये आ कहाँ से रहा है, Sanity स्टूडियो से। Sanity से, ठीक है। उसके अंदर एक चीज़ पास होगी और वो क्या है, कॉन्फ़िग, जो कि अभी हमने क्या बनाई थी, Sanity की कॉन्फ़िग। Sanity की कॉन्फ़िग कहाँ से आ रही है, Sanity का कॉन्फ़िग। शायद मुझे लग रहा है जल्दी गुजर गया यहाँ से। देखिए, इस चीज़ का कोड हमें लिखना नहीं है स्टूडियो का, ठीक है। Sanity का जो CMS की जो UI है वो Sanity खुद से प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो कैसे प्रोवाइड कर रही है या वो किस लाइब्रेरी से आ रही है, अगर हमें याद हो तो हमने क्या किया था, npm install Sanity स्पेस next-sanity। next-sanity एक कंपोनेंट प्रोवाइड कर रही है जिसका नाम है नेक्स्ट स्टूडियो। ये स्टूडियो वही चीज़ है जो कि Sanity का CMS है, जो लोकली आपके सिस्टम पे रन करेगा, ठीक है। लेकिन सिस्टम या बेसिकली सिस्टम नहीं, सॉरी, आपकी एप्लीकेशन में रन करेगा। रन क्या करेगा वो डिपेंड किस पे करता है, कॉन्फ़िगरेशन पे। अब आपको याद हो हमने कॉन्फ़िगरेशन की फाइल ऑलरेडी बनाई थी, बस सिंपली वही कॉन्फ़िगरेशन उस कंपोनेंट के अंदर पास करनी है, ठीक है। क्या किया हुआ मैंने यहाँ पे, config/sanity config, और वो किस फाइल से आ रही है, sanity.config.ts। उसमें हमने क्या डिफाइन किया था, टाइटल, प्रोजेक्ट आईडी, प्लगइन्स और ये बेस पार्ट डिफाइन किया था। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब मैं इसको रन करता हूँ npm run dev, तो चल जाना चाहिए, और नहीं चलेगा तो देखेंगे। अच्छा, हमारी ऐप का डिफ़ॉल्ट पेज कंपाइल हो गया। अगर मुझे स्टूडियो चेक करने तो किस राउट पे जाके चेक करूँगा, /studio। तो मुझे क्या करना है, लोकल होस्ट 3001, क्योंकि उस पर चल रहा है मेरा बेसिकली /studio। अब ये देखिए कंपाइल कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लॉस नज़र आ रहे हो तो ये कंपाइल कर रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा। की बात है, ठीक है। ये एरर क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिफोर यू कंटिन्यू, क्या होगा इसको, 2 क्लासें कैसे दे सकते हैं।
ये एरर देगा आपको कॉर्ड्स का एरर किसको पता है क्या होता है? तुम्हें पता है दोस्त? तुम्हारे बराबर के बराबर। हाँ, कॉर्ड्स पता है तुम्हें? हाँ तुम्हें नहीं पता? सही बता भाई। अच्छा यार तुम तो केक लाने वाले थे ना, केक का केक नहीं आया तुम्हारा। ओके, अभी कह रहा है बिफोर यू कंटिन्यू टू एक्सेस योर कंटेंट यू नीड टू ऐड द फॉलोइंग यूआरएल एज अ कोर्स ओरिजिन टू योर सैनिटी प्रोजेक्ट। अब ये कोर्स का जो एरर है ना, बेसिकली ब्राउज़र की तरफ से आता है। ब्राउज़र की तरफ से क्यों आता है? जब आपका डोमेन, यानी ये चीज़ डोमेन कहलाती है, ठीक है। अब आप लोकल होस्ट से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसी पर्टिकुलर सर्वर को, ठीक है। अगर सर्वर पे इस पर्टिकुलर डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है, यानी सर्वर अलाउ करता है कि इस पर्टिकुलर डोमेन से रिक्वेस्ट आए तो उसे अलाउ करो, ये कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है, तो एरर नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर सर्वर पे उस डोमेन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है, तो ब्राउज़र आपको ये एरर देना शुरू करता है कि बेसिकली कोर्स कॉन्फ़िगर्ड नहीं है आपके सर्वर पे, या जिस जगह भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वहाँ पे। अब जब भी आप सैनिटी अपना न्यू प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कराएंगे, आपके पास ये एरर लाजमी आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, मिसाल के तौर पे अगर आप लोकल होस्ट 3000 पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या रन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो बस आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली आपके लिए सैनिटी पे कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये एरर आता है, नेक्स्ट टाइम जब आप फिर प्रोजेक्ट चलाएंगे तो वो फिर कॉन्फ़िगरेशन कोर्स की आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगा, उसके बाद एरर नहीं आएगा। तो मैंने क्योंकि दूसरी बोर्ड पे चलाया ताकि आप देख सकें, उसके बाद स्टेप से मुझे क्या, अब ये मुझे राउट करना है sanity.io पे, ठीक है, यानी मेरे ओरिजिनल वेबसाइट पे जहाँ पे मेरा अकाउंट था। अब देखिए इसने मुझे अकाउंट पे राउट किया और ये कह रहा है कि ऐड कोर्स ओरिजिन, फिर मुझे कह रहा है अलाउ द फॉलोइंग ओरिजिन टू कनेक्ट टू द प्रोजेक्ट API। आपको इसको क्या करना है, अलाउ, सही। अब ये देख रहे हैं टिकटॉक पे मैंने इस प्रोजेक्ट को अलाउ कर दिया, यानी इस प्रोजेक्ट से अब मैं जितनी भी API रिक्वेस्ट करूँगा मेरे पास उसका एक्सेस है, ब्राउज़र मुझे एरर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ अपने स्टूडियो पे, क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं बैक किया ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर रहा है। चले भाई, सैनिटी लोकली आपका चल गया। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप, ये आपसे ये कहेगा कि इसको ऑथराइजेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमने कहाँ बनाया, sanity.io पे, सही। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डेटा लेने के लिए प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, आपके CMS का डेटा नहीं, प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन का डेटा लेने के लिए इसको आपको ऑथराइज करना है, ठीक है। यानी टिकटॉक का मिसाल के तौर पर आप गए, आपने मेरी कॉन्फ़िगरेशन अपने प्रोजेक्ट में छापी और आपने रन कर दिया। अभी आपसे कहेगा कि यार आया कि आप ऑथराइज हैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए या नहीं, ठीक है। इसका मतलब तो अगर मिसाल के तौर पे ऑथराइजेशन लेयर नहीं है तो हम किसी का भी प्रोजेक्ट ID डाल के उसके डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पे चेक लगाया हुआ ऑथराइजेशन चेक। क्योंकि मैंने गूगल से लॉगिन किया है, मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ गूगल पर और ये अकाउंट मुझसे मांग रहा है और मैं कर लेता हूँ उसे। ये मेरा स्टूडियो इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। इस वक्त ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। अभी हम इसको सीखेंगे इसमें क्या मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और दूसरा क्या है, विजन। अब मैं चाहता हूँ अपने कोड के अंदर और मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके स्ट्रक्चर को हटा देता हूँ प्लगइन से, ठीक है। और अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर गायब हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं विजन को भी हटा देता हूँ। विजन भी गायब हो गया। देखिए एक वीडियो है,
वीडियो के अंदर पॉसिबल डेटा टाइप्स क्या होंगे हमारी एप्लीकेशन के स्कोप के हिसाब से? स्ट्रिंग होगी। नेम, डिस्क्रिप्शन और टाइटल। सॉरी, नेम तो आ गया ना। नेम, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल फिलहाल के लिए। अगर हम इंटरफेस लेयर पे देखें, जितना अभी हमने स्क्रीन जो पहली बनाई है उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक उसका नेम आ जाए, उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आ जाए और क्या आ जाए उसका थंबनेल। वीडियो इस वक्त हम उसको लिमिट करते हैं, इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेम, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये बेसिकली अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट की ज़बान में बात करूं तो अगर इससे रिलेटेड डेटा आ रहा है तो आप इसको जेनेरिकली डिफाइन करने के लिए क्या बनाएंगे? एक नहीं, मिसाल के तौर पे आपके पास बैकएंड से डेटा आ रहा है, सही, एरे ऑफ मूवीज आ रही है, तो अगर मुझे इस पर टाइप चेक लगाना है तो मैं क्या करूँगा? यूनियन टैब लगाएगा। मैं एक टाइप या इंटरफेस बनाऊंगा ना, उसमें मैं डिफाइन करूंगा कि नेम की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन की टाइप क्या होगी और थंबनेल की टाइप क्या होगी, एनी स्ट्रिंग ही होगी क्योंकि वो URL हो गई। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में उसे हम क्या करें, टाइप या इंटरफेस। डेटाबेस या CMS की ज़बान में उसे क्या कहते हैं? स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा या मॉडल ये वो होता है जो कि ये डिफाइन करता है कि टेबल के अंदर या डेटाबेस के अंदर या CMS के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और उनकी टाइप क्या है। सही है, टाइप स्क्रिप्ट से अगर हम समझे तो ये ज़्यादा आसान है कि भाई एक नेम है, एक डिस्क्रिप्शन है और एक थंबनेल है, उनकी टाइप स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रिंग है और तीसरी की भी स्ट्रिंग है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में आप ये अज्यूम करते थे कि ये डेटा आएगा, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ऐसा डेटा हमें इंसर्ट करवाना है, ऐसा डेटा हमें स्टोर करवाना है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज के अंदर हम टाइप या इंटरफेस यूज़ नहीं कर रहे, हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्कीमा या मॉडल, डेटा का स्कीमा या डेटा का मॉडल। अब समझ आ गई होगी कि यार ये स्कीमा टाइप्स क्या है। ये वही है जो कि हम स्कीमा डिफाइन करेंगे मल्टीपल एंटिटीज का, वो यहाँ सारी चीज़ें यहाँ जाके कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो रही होंगी और फिर हम उस जो अभी जो CMS लेयर जो है, जो प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें जाके वो चीज़ें हम मैनेज करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम स्कीमा बनाते हैं बेसिकली एक वीडियो का। तो मैं चाहता हूँ अपने स्कीमा के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं। फाइल का टाइटल बताएं क्या होगा? movie.ts। ठीक है, मूवी रख लो, वीडियो रख लो, चलो चलो वो मूवी से निकला। एक वेरिएबल बनाते हैं, बिल्कुल आसान, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मूवी स्कीमा। ठीक है कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सबसे पहले डिफाइन करना है नेम। 3 प्रॉपर्टीज इनिशियली डिफाइन करनी है, नेम, टाइटल एंड देन फील्ड्स। ठीक है, और टाइप, सॉरी। तो नेम डिफाइन करते हैं सबसे पहले। नेम क्या होगा भाई स्कीमा का? स्ट्रिंग होगा। मूवी। टाइटल क्या होगा? ये भी मूवी होगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यार अगर नेम है तो फिर टाइटल की ज़रूरत क्या है? देखिए, नेम उस चीज़ का नाम है जो कि जब आप CMS से डेटा गेट करेंगे तो जो जेसन का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसमें ऑब्जेक्ट का नाम या प्रॉपर्टी का नाम, वो चीज़ क्या कहलाती है? नेम। और CMS की UI लेयर पे अगर आपको इस स्कीमा को रेफर करना है, यानी UI पे जिस तरीके से नजर आए वो चीज़ कहलाती है टाइटल। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये चीज़ जो है ये तब मुझे मिलेगी जब मैं डेटा फैच करूँगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन, और ये चीज़ टाइटल वो चीज़ है जो कि मुझे CMS यानी सैनिटी की प्रेजेंटेशन लेयर पे जो नज़र आ रहा होगा वो चीज़ बेसिकली उसे हम टाइटल कह रहे हैं। अभी जब मैं कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर लूँगा ना तो आप देख भी सकेंगे इसे। अभी काम करते हैं, इसकी टाइप थोड़ी देर के लिए डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये मूवी स्कीमा यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
इसे कॉन्फ़िगरेशन में वापस पास भी करना है ताकि हमें ये यूआई लेयर पे नज़र आए। तो पास कैसे करेंगे? index.tsx की फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सिंपली हम इस एरे के अंदर ये मूवी स्कीमा पास कर देंगे। ठीक है, अब ये मूवी स्कीमा कहाँ से आ रहा है? ये जो अभी हमने बनाया है यहाँ से आ रहा है डायरेक्टली। इसको जाके अब हम देखते हैं सैनिटी की यूआई में। मैं क्लिक करूँगा स्ट्रक्चर के टैब पे। ठीक है, यहाँ पे एरर दे रहा है नो डॉक्यूमेंट टाइप्स। अच्छा ठीक है, मैंने एक मिस्टेक कर दी, वापस आता। देखिए स्ट्रक्चर के अंदर जो टाइप्स हम मैनेज करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ हम मैनेज करते हैं वो कहलाते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये जो मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया है ना, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हम इनिशियली स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं और स्ट्रक्चर की बेस टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट। तो मुझे यहाँ पे इसको रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो कंपोज होता है मल्टीपल फील्ड्स का। अभी तक हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है भाई? एक मूवी का स्कीमा है जिसकी जेसन प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? स्मॉलर केस में क्या? मूवी। और उसका यूआई पे प्रेजेंटेशन लेयर पे टाइटल क्या होगा? मूवी। ठीक है, उसकी टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट। लेकिन अब मुझे उसकी फील्ड्स भी तो डिफाइन करनी है कि उसके अंदर डेटा कौन कौन सा है, यानी टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका थंबनेल। उसके लिए एक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपको सैनिटी में मिलती है जिसका नाम है फील्ड्स। ठीक है, अब क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर करवा रहा हूं तो ये क्या होगा? एरे होगा। ठीक है, सिंपल। इसमें अगेन एक ऑब्जेक्ट ही बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर वही नेम, टाइटल और टाइप जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे पास कर देता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बना के इसमें मैंने चीज़ें पास कर दी। अब यहाँ पे ये मूवी नहीं होगा, बेसिकली ये क्या होगा? नेम। और यूआई लेयर पे मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे क्या नजर आया? मूवी नेम। टाइप क्या होगी? यहाँ पे टाइप होगी स्ट्रिंग। समझ आ रहा है? सही। अब इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन क्या होगा? कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाई भाई डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये क्या है? एंड देन ये है थंबनेल और ये क्या है? ये भी स्ट्रिंग है। फिलहाल के लिए स्ट्रिंग रखते हैं, बाद में बताऊंगा हम इसे ऑब्जेक्ट भी से बेसिकली अपलोड भी कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ये किया मेरा सैनिटी अपडेट हो गया और ये मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखा रहा है? मूवी। ये मूवी कहाँ से आ रहा है? टाइटल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, जस्ट टू चेक हम इसे चेंज करते हैं यहाँ पे जाके, कुछ और बता दें, movie.to। ठीक है, और जाके हम यहाँ पे फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया? अपडेट हो गया। तो ये कहाँ पे नजर आ रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर। लेकिन जब जेसन से डेटा गेट करेंगे तो वो मूवी ही रहेगा जो कि हमने नेम में डिफाइन किया। ठीक है, अब मैं जाके इसको फिलहाल रीसेट कर देता हूँ और हम थोड़ा बहुत डेटा एंटर करते हैं CMS के अंदर। मैंने मूवी पे क्लिक किया, ये मुझे सबसे पहले दिखाएगा यार साइड पैनल में कि कितनी मूवीज का डेटा अवेलेबल है। इस वक्त कोई डॉक्यूमेंट है मूवी का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्लस के आइकन से क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली वो फील्ड्स लोड कर लेगा जो हमने अपने स्कीमा में डिफाइन किए। न्यू मूवी आई यहाँ पे, फिर क्या आ रहा है? मूवी नेम। मूवी नेम कोई बता दे, मिसाल के तौर पर टेस्ट 1। मूवी डिस्क्रिप्शन कोई होगी टेस्ट 2, 3 और मूवी थंबनेल एक बेसिकली URL हो गया google.com। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा डेटा स्टोर कर लेगा यहाँ पे। ये देख रहे हैं टेस्ट 1 वॉज पब्लिश और ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे मूवी का डेटा एक क्रिएट हो गया। नेक्स्ट मुझे बनानी है तो मैं क्या करूँ, सिंपली प्लस में क्रिएट करूँ एक और मूवी क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट 2, मूवी डिस्क्रिप्शन टेस्ट 2। अब मेरी मूवी का डेटा बेस अपडेट हो गया। मेरे पास कितनी मूवीज है? 2। स्ट्रक्चर अवेलेबल है।
मूवी में डेटा भी आ गया। अब थोड़ा सा सोचते हैं, प्रीवियस बात हमने क्या की थी कि यार अगर मार्केटिंग टीम काम कर रही है तो उनके लिए इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे डेटा मैनेज करना आसान है या नहीं। आराम से मुझे पता चला यार प्लस से मैं ऐड कर सकता हूँ, या पे सिंपली एक फॉर्म उसके लिए अवेलेबल है और मुझे उससे जाके चीज़ें कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम यूज़ कर रहे थे क्या, CMS। अब मैं दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं जाता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आई थिंक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ ये डिलीट क्यों कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट वाली टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सैनिटी की टाइप्स। तो सैनिटी मल्टीपल टाइप सपोर्ट करता है, जो कि बेसिकली सिर्फ ये स्ट्रिंग नंबर्स वाली टाइप्स नहीं है। सैनिटी की टाइप्स में मूवी के स्कीमा में जाते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब मूवी थंबनेल के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, ड्रैग और पेस्ट इमेज हियर। तो मैं यहाँ पे जो भी मूवी का डेटा डालूंगा उसके साथ में डायरेक्टली इमेज अटैच कर सकता हूँ। मुझे नीड नहीं है कि मैं कोई URL पास करूँ। ठीक है, अब डेटा थोड़ा प्रॉपर करते हैं। आप कोई मूवी बना ताकि हम थोड़ा सा डेटा सेट क्रिएट कर लें। एक आप लोग बताएं, एक वहाँ से मूवी। बस एक जोन बना रहे हैं यार, हैरी पॉटर, वेरी गुड, वन डे लवेंडर हाउस। हैरी पॉटर तो यार कोई सीरीज है, कोई स्पेसिफिक बताए। ये ठीक है। और अपने CMS के अंदर जाके तो मैंने अपडेट की, यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन ही दे देता हूँ, ये जो भी आ रही थोड़ी बहुत। अच्छा, एक और चीज़, इमेज यहाँ से मैंने डाउनलोड नहीं की, क्या किया, कॉपी। अब मैं जाता हूँ CMS पे, यहाँ जाके इस पर क्लिक करके कंट्रोल, वो नहीं रहा है। ओह चलो चलो चलो, आ गए? ठीक है, तुम तालियां बजा खड़े हो गए, इज्जत बदली तो बताओ, गए तुम्हारी धुलाई हो गया इस तरह। अच्छा, दूसरी मूवी बता, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या, गलत नाम मत बताना। तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बना देगी, वन डे टू टाई ऑफ, बता दो यार, आप इतना शर्मा क्यों रहे, स्पेलिंग बता दो यार, मूवी सही है ना, वरना मिशन इम्पॉसिबल बना देगा, नो रिस्क। ठीक हो गया, ओके। ओके, यहाँ पे मैं और क्लिक कर देता हूँ, मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट। यहाँ से मेरे कॉपी है और मैं अपने CMS में आगे इसको पेस्ट करता हूँ। लेकिन ये पेस्ट होगा तो ये मैं कॉपी कर देता हूँ इसको। भाई तुम्हारी एप्लीकेशन तुम ही देखोगे, कॉपीराइट किस बात का, आने दो कॉपीराइट।
मेरी एप्लीकेशन में बना के यही एप्लीकेशन बना के तो डिलीट कर दूँगा। अबे यार तुम मसले भी ऐसे लेकर आ रहे हो जैसे पता नहीं कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तुम, कॉपीराइट भी आएगा, सब कुछ आएगा। ओके, हमने दो डेटा सेट बेसिकली ऐड कर लिए। अब ये कौन सा टूल था जिसके जरिए हम मैनेज कर रहे थे? सैनिटी स्ट्रक्चर टूल। विजन टूल को यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि भाई डेटा गेट कैसे करना है। ये डेटा CMS में तो बन गया, डेटा फैच भी तो करना है। तो अब मैंने पहले ये रिमूव करवा दिया था, अब हम विजन टूल डालते हैं और फिर देखते हैं डेटा विजन टूल से फैच कैसे होगा। मैं गया वापस यहाँ पे और मुझे कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करनी है विजन टूल की? config में। ओके, आई थिंक टाइम नहीं होगा, 12 मैं कर लेता हूँ। विजन टूल मैंने इंपोर्ट किया। अब मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे, वेट करते हैं इसको लोड होने की। ये ठंडा हो गया। व्हाट्सएप पे सेंड कर दो मुझे। 3 वीडियो बनाना, अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बनानी। तो 1 मिनट की मैसेज करो, तुम्हारा नाम सेव नहीं है। मुझे मेरा पैकेज नहीं है। मेरा भी नहीं है। 0325 लिखो ऊपर ऊपर ही 7040। मैसेज कर देना मुझे, अगर ठीक है भेज दूँगा। तो ईमेल ही कर देना, उसमें भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऊपर टॉप पे विजन टूल आ गया। अब मैंने विजन टूल पे क्लिक किया और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है। सैनिटी के अंदर डेटा गेट करने के लिए हम बेसिकली कोई API कॉल नहीं करते, ठीक है। हम क्यूरी लिखते हैं। उस क्यूरी का नाम क्या है भाइयों? क्या? ग्रॉक, ठीक है, GROQ। अभी क्यूरी लिखने से फ़ायदा क्या है आपको बताएगा? मैं एक बेसिक क्यूरी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, और फिर हम जो है ना उसको देखते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये बेसिकली मेरे पास कितनी 10 मिनट रहेगा। मैं सोच रहा हूँ मैं क्यूरी लिख के दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ। व्हाट्सएप खोलना है, जो ग्रुप में वहीं से नंबर निकालो। हाँ बराबर है, हो आप मेरे दादा देख लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। लीव कर दिया। किया लीव कर दिया होगा, मैं ग्रुप में नहीं रखता। एफ हशाम। हाँ ये ना यही है। ओके, इस तरतीब से भेजना, ऐसे करिए। ऊपर इतना सारा कचरा आ रहा है। पर देखिए यहाँ पे मैंने क्यूरी लिखी, इसकी डिटेल में जाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से क्यूरी लिखेंगे और फिर हम डेटा फैच करेंगे, ठीक है। चल रहा है, फिर से वापस ऊपर जाते हैं, डिस्क्रिप्शन। ओके, जब मैं क्यूरी रन कर रहा हूँ ना, ये मुझे साइड पे दिखा रहा है कि बेसिकली जेसन में आपको डेटा किस तरीके का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही मैंने पहले नेम लिखा था और जब मैं फैच कर रहा था तो क्यूरी मुझे सिर्फ मूवीज़ का नेम रिटर्न कर रही थी। जब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की और मैंने फिर फैच किया तो मुझे क्या मिला? नेम प्लस डिस्क्रिप्शन। और अगर मुझे थंबनेल चाहिए तो मैं क्या करूँ? थंबनेल, ठीक है। वैसे फैच करता हूँ, देखते हैं। अब मूवीज, डिस्क्रिप्शन और प्लस थंबनेल। अब थोड़ी देर के लिए लॉजिकली सोच के बताएं कि यहाँ पे अगर मैं रेस्ट एंड पॉइंट यूज़ कर रहा होता वर्सेस इस क्वेरी के, दोनों में फ़र्क या बेसिकली क्वेरी का एडवांटेज क्या हो सकता है? एक रेस्ट API है, मैंने फैच किया, कॉल किया, डेटा आ गया, सही है। ये भी क्वेरी है, कॉल की, डेटा आ गया। अब मुझे पता है CMS के अंदर, CMS रिलेटेड या उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेरी फ़ायदेमंद है।
आप मुझे इसकी वजह बता सकते हैं? क्या चीज़? इमेज क्या? अच्छा देखते हैं। देखिए रेस्ट टाइम पॉइंट है, API/प्रोडक्ट है, उस पर आपने गेट की रिक्वेस्ट की, उसकी डिस्क्रिप्शन में डिफाइन था कि भाई 10 प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, टाइप, साइज, जो भी था वो सब डेटा था। जैसे ही आपने उसको फेच किया वो सारा रिकॉर्ड उठकर आपके पास आ गया। अब मिसाल के तौर पे आप एक फ्रंट लेयर पेज पर है जिसपे आपको सिर्फ प्रोडक्ट का नेम और टाइटल दिखा रहे हैं, क्या सारे डेटा की ज़रूरत है प्राइस और उसकी? नहीं। तो उसके लिए क्वेरी क्या कर सकती है? क्वेरी उस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकती है। मैं सिर्फ उतना ही डेटा मंगवाऊँ जितना कि मुझे रिक्वायर्ड है, जितना नहीं है वो प्रॉपर्टीज़ में एक्सक्लूड कर दूंगा, वो डेटा मेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब मेरी API या मेरा डेटा फेचिंग प्रोसेस भी एफिशिएंट होगा और मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज डेटा मंगवा सकता हूँ। इसका फ़ायदा है यहाँ पे सेंडी के अंदर, CMS के अंदर, सही है। इसी तरीके से अगर आपको याद हो जब हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे बताया था यार API पैटर्न या API डिज़ाइन स्टाइल में हमारे पास रेस्ट एक डिज़ाइन है, हम GraphQL भी यूज़ करते हैं। तो बस आपको सिर्फ बताने का मकसद ये कि GraphQL में इसी तरीके से हो रहा होता है, एक एंड पॉइंट होता है, उस पर हम मल्टीपल क्यूरीज रन करते हैं। क्यूरीज के अंदर हम बस ये डिफाइन करते हैं कि यार मुझे इतनी प्रॉपर्टीज चाहिए, ये डेटा चाहिए, तो वो सिर्फ उतना ही डेटा लेकर आता है। मल्टीपल डेटा या अनयूजेबल डेटा, बहुत सारा डेटा लेकर नहीं आता। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।